Welcome guys in second lecture of quality control, in which I am going to tell about quality and quality control tools, right? तो चैप्टर 3 में हम लोग जैसा कि इंट्रोडक्टरी क्लास के अनुसार चैप्टर 3 हम लोग क्वालिटी था एंड चैप्टर 4 है वो क्वालिटी कंट्रोल टूल्स है, ठीक है। तो चैप्टर 3 में हम लोग क्वालिटी के बारे में जानेंगे। तो अगर सपोज दैट एनीवन आस्क यू कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटी, राइट? तो क्वालिटी क्या है? अगर किसी ने पूछ दिया कि क्वालिटी का मतलब क्या है, तो बेसिकली क्वालिटी को यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे। वो जगह क्वालिटी कैन बी डिफाइंड एज ए डिग्री ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मतलब जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर दे, ओके, तो उससे हम लोग क्वालिटी बोलते हैं। ऑब्वियस क्वालिटी मतलब क्या? सेटिस्फैक्शन। अगर कोई आदमी, कोई एनी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन अगर वो किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, मतलब किसी भी थिंग्स को, जैसे कोई भी लिया, जैसे कोई फ्रूट ही लिया, राइट? तो अगर वो अच्छी क्वालिटी का फ्रूट नहीं लेता तो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। कोई बंदा मोबाइल लिया लेकिन उस सही फीचर वाला मोबाइल नहीं लिया तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो मतलब क्वालिटी को बोल सकते हैं कि ये डिग्री ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। तो वही क्वालिटी मेरा होता है। इसको मेज़र कैसे करेंगे, मतलब क्वालिटी को मेज़र कैसे करेंगे, मतलब बोल सकते हैं पैरामीटर्स, जिससे हम जान सकते हैं कि क्वालिटी क्या है। तो डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी बोल सकते हैं। तो देयर आर बेसिकली 7 पार्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ क्वालिटी। उनमें से जो पहला है रियलेबिलिटी, जो हम लोग पहले पढ़े हैं, ठीक है। सेकंड ड्यूरेबिलिटी, थर्ड है हमारा सर्विसेबिलिटी, फिर फोर्थ है परफॉर्मेंस, फिफ्थ है कन्फॉर्मेंस, सिक्स्थ है एस्थेटिक एंड सेवन्थ है सम स्पेशल फीचर्स, ठीक है, जिसमें डिफरेंट थिंग्स आएगा। बट क्या है कि ये सब चीज़ों को जब हम लोग पढ़ने वाले, जैसे रियलेबिलिटी को तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ड्यूरेबिलिटी देखेंगे क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें वो हम लोग आगे देखेंगे। तो की पेशेंस एंड कंटिन्यू विथ मी, ओके। नाउ आफ्टर डायमेंशन ऑफ क्वालिटी वी शुड नो अबाउट क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स। कौन सा चीज़ होता है? तो क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स में अगर सबसे पहली बात करें तो स्ट्रक्चरल करेक्टरिस्टिक्स का बात करें। स्ट्रक्चरल मीन्स ऑब्वियस बात है कि लेंथ, ब्रेथ, विड्थ, हाइट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सब का बात करेंगे, ठीक है। और सेंसरी करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। सेंसरी करेक्टरिस्टिक टाइम ओरिएंटेड एंड एथिकल करेक्टरिस्टिक। तो सेंसरी करेक्टरिस्टिक में हम लोग बात करें जो सेंस कर सकते हैं, जैसे स्मेल, ब्यूटी, कलर, ठीक है, ब्यूटी और कलर हो गया। टाइम ओरिएंटेड की बात करते हैं तो टाइम ओरिएंटेड में क्या? वारंटी, रियलेबिलिटी, एबिलिटी, मेंटेबिलिटी। इथिकल करेक्टरिस्टिक, इथिकल करेक्टरिस्टिक मतलब जो जुड़ा हुआ आदमी से, वैल्यूज से जुड़ा हुआ, जैसे ऑनेस्टी, राइट, फ्रेंडनेस, उसका बिहेवियर कैसा है, फ्रेंडनेस, ये सब हम क्वालिटी में देखते हैं। इथिकल करेक्टरिस्टिक्स है ये सब, ठीक है। अब व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटी कंट्रोल? क्वालिटी कंट्रोल क्या है? तो क्वालिटी कंट्रोल, जो क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं हम लोग, तो क्वालिटी कंट्रोल क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल इज ए पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट विच फोकस ऑन फुलफिलिंग द क्वालिटी रिक्वायरमेंट। मतलब जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है उससे हम लोग क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। तो वही लिखा, क्वालिटी कंट्रोल इज ए पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट विच फोकस ऑन फुलफिलिंग द क्वालिटी रिक्वायरमेंट, ठीक। क्वालिटी कंट्रोल के बाद क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में आता है कि एश्योर कैसे करता है कि क्वालिटी मेरा सही है, राइट। तो क्वालिटी एश्योरेंस इज ए पार्ट ऑफ ए क्वालिटी मैनेजमेंट विच फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस दैट क्वालिटी रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल। तो मतलब ये एश्योर करता है कस्टमर्स को कि नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि दिस इज ए क्वालिटी प्रोडक्ट, ओके। Now, after that we will move for quality types of quality. So there are 3 types of quality: quality of design, quality of conformance, right, and quality of performance, ठीक है। तो पहले हम लोग डिफाइन बात करने वाले हैं
क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। तो क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन क्या बोलता है ना कि इट मीन्स द इंटेंशन ऑफ डिज़ाइनर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड द फीचर्स इन प्रोडक्ट और इन सर्विस। मतलब डिज़ाइनर है जो उस इंटेंशन से, जो कस्टमर है कैसा उसको चाहिए उसके अनुसार वो चीज़ों को क्या करेगा, एक्सक्लूड करेगा और इंक्लूड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फोर्ड एंड BMW, तो उसके अनुसार दोनों में अलग अलग रियलेबिलिटी है, क्वालिटी है, जो बोल सकते हैं 7 फैक्टर्स में से वो चीज़ हो सकता है अंदर। सेकंड सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो एक फ्लैट का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास, और सेम टू सेम होटल में भी ले सकते हैं इकोनॉमी होटल एंड 5 स्टार होटल। तो कस्टमर के अनुसार ठीक है चीज़ों को एक्सक्लूड और कॉस्ट के अनुसार मेनी थिंग्स, क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन मेनी थिंग्स, राइट। एंड सेकंड क्या था, क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस, ठीक है, कन्फर्म करना, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस क्या, इट मीन्स हाउ विल द प्रोडक्ट और सर्विसेज मीट टू स्पेसिफिकेशन डिटरमाइंड बाय द डिज़ाइनर। मतलब कोई डिज़ाइनर है जो किसी प्रोडक्ट को वो डिज़ाइन किया, ठीक है, तो उसका कन्फर्मेंस देता है कि हाँ ये मेरा मतलब ये मैनेजमेंट बोल सकते हैं ना, ये अच्छा मैनेजमेंट है कि हाँ ये कन्फर्मेंस बोल रहा है कि नहीं आपका ये वोल्ट है, जैसे एग्जांपल के लिए 2 ± 0.03 वोल्ट, तो बोल रहा है कि इसका जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है 2.03 एंड 1.97 के बीच में आएगा, ये हुआ कन्फर्मेंस। अगर 0.02 आता है तो वो गुड है, ठीक है, अगर 0.02 के पास आता है, 0.002 के पास आता है तो गुड है, बट जैसे ही थोड़ा सा भी अगर आगे बढ़ता है तो वो बैड है, राइट। तो यू कैन अंडरस्टैंड आई थिंक वेरी इजी। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज क्वालिटी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो क्वालिटी परफॉर्मेंस की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे क्वालिटी परफॉर्मेंस को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है कि मान ली एक स्टेबलाइजर लिया, ठीक है, उस पर वहाँ पे लिखा हुआ था कि 190 से 270 वोल्ट तक वो काम करेगा, ये दिया हुआ था, ये क्या हुआ दिया हुआ था, ठीक है। बट जो स्टेबलाइजर लाया वो देख रहे हैं कि 180 पे भी काम कर रहा है एंड 280 वोल्ट पे भी काम कर रहा है, तो ये तो मेरे लिए एक्सीलेंट वाला चीज़ हो गया ना, रोबस्ट प्रोडक्ट हो गया कि चलो ठीक है 10 वोल्ट आगे भी हो गया तब भी हमारा सही चल रहा है सारा सिस्टम, और 10 वोल्ट कम भी हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमसे, तो इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। नट वाल्टू वाला बात अलग था, नट वोल्ट का बात अलग था, ठीक है। बट यहाँ पे क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें, जो आपने परफॉर्मिंग के लिए वादा किया था, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट की रियलिबिलिटी के बारे में आपने जो बोला था उस पर ये खरा उतरा है, यही इसका मतलब है, ठीक है। तो ये क्वालिटी का परफॉर्मेंस है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं आगे, इसके नीचे वही सब चीज़ लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, इट इज़ इफ़ इट डज नॉट परफॉर्म इन दिस रेंज इट मीन्स क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज पुअर, ओके। इफ़ इट परफॉर्म इफिशियंटली in this range it means its quality of performance is good, very good. If it performs in the range of 180 to 80 it is excellent, robust है हमारे लिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया, you can read it, और मैंने सारा कुछ इसमें बोल दिया, ठीक है। अब नाउ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज अनदर थिंग, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सा कॉस्ट हमारे क्वालिटी को बिल्डअप करने में, क्वालिटी में कौन कौन सा कॉस्ट लगता है, इसके बारे में जानना हमें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ठीक है। जो कि मतलब क्या मेजर करता है बेसिकली, जो कि इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटी इन एनी बिजनेस, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ एनी, इट इज़ यूज टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटी इन एनी बिजनेस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी दो तरह का होता है ना, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस एंड कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस में क्या हो गया, कन्फॉर्मेंस में जो हमारा क्या बोलते हैं जो प्रेजेंटेटिव है एंड अप्रेजल है, ठीक है। तो और नॉन कन्फॉर्मेंस की बात करते हैं, नॉन कन्फॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसमें जो कॉस्ट ऑफ फेल्यूर है, ये इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेल्यूर कॉस्ट। तो यहाँ पे हमें सॉरी ये क्या है, प्रिवेंटिव है, हम प्रेजेंटेटिव बोल दिया ना, सॉरी। कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस है प्रिवेंटिव कॉस्ट एंड अप्रेजल कॉस्ट, ठीक है। एंड कॉस्ट नॉन कन्फॉर्मेंस में जो कॉस्ट ऑफ फेल्यूर है, साथ साथ इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेल्यूर कॉस्ट में काउंट होता है कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस क्या होगा, यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया होगा क्या बोल रहा है, इट इज ए कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज एज पर
द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, जो एक कस्टमर को चाहिए, जो उसमें जो कॉस्ट लग रहा है अपने को, उसी को कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस बोलते हैं। तो उसमें जो कौन कौन सा कॉस्ट आएगा, उसमें प्रिवेंटिव कॉस्ट आएगा, राइट। तो ये क्या होता है, इट इज कॉस्ट रिलेटेड टू द अटेम्प्ट मेड टू प्रिवेंट द फेलियर। फेलियर को जो प्रिवेंट करने में जो मेरे को कॉस्ट लग रहा है, उसको प्रिवेंटिव कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो अपना आता है वो ट्रेनिंग कॉस्ट आता है, प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन कॉस्ट आता है, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट कॉस्ट आता है। अप्रेजल कॉस्ट की बात करते हैं, तो इट इज ए कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी टू एज्योर दैट नो डिफेक्ट आर फाउंड, मतलब नो डिफेक्ट फाउंड, जो भी फैक्ट्री में बना तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा ना उसको कि ये कौन सा प्रोडक्ट सही है, कौन सा प्रोडक्ट गलत है, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट के चेक करने के लिए क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, और क्या करेंगे, फिर ऑडिटिंग करेंगे, ऑडिटिंग कॉस्ट जो कितना कॉस्ट हुआ वो भी चेक करेंगे। तो ये सब चीज़ करेंगे, तो ये तो आपका अप्रेजल कॉस्ट में आएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखिए, इंस्पेक्शन कॉस्ट एंड ऑडिटिंग कॉस्ट, चेकिंग कॉस्ट है हमारा। उसके बाद जो आता है अपना है कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस को अगर डिफाइन करते हैं, तो इट इज़ द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ ए प्रोसेस नॉट ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। पहले जो कन्फॉर्मेंस कॉस्ट था वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जो ज़रूरत था उसके लिए जो कॉस्ट लग रहा था। अब यहाँ पे क्या है कि जो रिक्वायरमेंट नहीं है उसके अलावा जो कॉस्ट लग रहा है उसको नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट अकर्स ड्यू टू फॉल्टी सर्विसेज और डिफेक्टिव फॉल्ट। तो डिफेक्टिव फॉल्ट्स और फॉल्टी सर्विसेज के कारण जो कॉस्ट आ रही है, जैसे उसका दो टाइप्स है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। इसमें क्या होगा कि जो सामान है जो कस्टमर को डिलीवर करने के पहले, प्रोडक्ट डिलीवर करने के पहले जो प्रॉब्लम आता है, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, तो एग्जांपल में कार्टून डैमेज, सब करेक्टिव एक्शन कि गलत जगह पे चला गया तो उसके लिए जो पार्सल हो गया उसको वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। सम रिवर्क का ज़रूरत है, सम चेंजेस का ज़रूरत है। तो ये सब हमारा इंटरनल फेलियर कॉस्ट हुआ कि कस्टमर को जाने के पहले कलर दूसरा चला गया, तो ये सब हुआ आपका कस्टमर के हाथ में जाने के पहले जो कॉस्ट लगता है, उसको बोलते हैं इंटरनल फेलियर कॉस्ट, मतलब फेल हो गया वो चीज़ को रिक्वायरमेंट मीट करने में। मतलब इट अराइजेस व्हेन द रिजल्ट ऑफ वर्क फेल्स टू मीट द डिजाइन स्टैंडर्ड एंड are detected before transfer the customer. Example, sub corrective action, some rework, some changes. Okay, now external फेलियर कॉस्ट क्या होता है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या होता है कि जब मतलब कस्टमर को वो सामान डिलीवर हो गया, राइट। अब उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो वारंटी कॉस्ट है, मतलब मोबाइल चेंज करने में जो पैसा कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो हम सर्विस सेंटर में ले जाते हैं बट वहाँ पे वर्कर काम करते हैं तो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आपके मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में क्या प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो पैसा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपका एंड ऑफ कस्टमर कंप्लेन। वहीं अगर मान लिया प्रिवेंटिव कॉस्ट को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, मतलब जो भी सामान बना रहे हैं उसी टाइम अगर हम प्रिवेंशन देकर वहाँ पे अगर थोड़े से सावधानी बरत कर, मतलब कॉस्ट इंक्रीज करके थोड़ा अच्छी सुविधा वहाँ पर देकर और सावधानी बढ़ता जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फेलियर कॉस्ट, जो एक्स्ट्रा फेलियर कॉस्ट है वो मेरा डिक्रीज हो जाएगा, अप्रेजल कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा। तो अप्रेजल कॉस्ट मेरा डिक्रीज हो जाएगा। एंड कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस प्लस कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। ये तो पता ही है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस प्लस कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। तो बेसिकली यही था, प्रिवेंटिव कॉस्ट को इंक्रीज कर दो, फेलियर कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा, अप्रेजल कॉस्ट भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो जैसा मतलब वही हो गया, अप्रेजल कॉस्ट अगर प्रिवेंटिव कॉस्ट में कोई भी सामान बना रहा है, टेंटिव ज़्यादा कर दिया, कुछ वर्कर को अच्छे से सैलरीज वगैरह दे दिया, कुछ टेक्निकल चीज़ों को यूज किया, तो उसमें फेलियर कॉस्ट बाद में जो पैकिंग्स वगैरह में है उसमें प्रॉब्लम ना हुआ, अप्रेजल कॉस्ट में इंस्पेक्शन का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, प्रोडक्ट ही एकदम अच्छा बना दिया तो उसमें अप्रेजल का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसका ग्राफ है, देखो ये ग्राफ क्या है कि अपना 0 से 100% है, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी का ऑप्टिमल क्वालिटी लेवल को बता रहा है, ठीक है। ये कॉस्ट को बता रहा है। अगर कॉस्ट क्वालिटी अगर हमारा कम रहेगा, यहाँ पे देख रहे हैं क्वालिटी की बात अगर हम कर रहे हैं, तो मतलब ये जो कर्व है अपना, ये वाला कर्व, ये क्या है,
फेलुअर कॉस्ट है। अगर 0% क्वालिटी रखते हैं तो 100% फेल होगा, तो फेलुअर कॉस्ट हाई रहेगा उसका। अगर 100% क्वालिटी रखते हैं 100% क्वालिटी रखते हैं तो फेलुअर कॉस्ट 0 होगा। कन्फर्मेंस कॉस्ट की बात करते हैं। अगर प्रोडक्ट मेरा 0% क्वालिटी वाला है, राइट, तो कन्फर्मेंस कॉस्ट हमारा लो होगा। बट जैसे ही अगर क्वालिटी 100% का होगा तो मेरा कन्फर्मेंस कॉस्ट हाई होगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे का क्या बोलेंगे इसको, इस लाइन के अलॉन्ग सिमेट्री, मतलब अपोजिट बोल सकते हैं। यहाँ पे लो है तो ये हाई है, यहाँ पे तो लो है। तो ऑप्टिमल मेथड क्या कहता है, ऑप्टिमल मेथड में टोटल कॉस्ट जो हमारा हुआ तो ये हुआ ना, बट ऑप्टिमल कॉस्ट ये होगा कि जिसपे मेरा सारा कुछ फिट हो जाए और मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिले कंपनी को। मतलब समझ रहे हैं कि कौन से कॉस्ट पे कंपनी को प्रॉफिट है, कस्टमर सेटिस्फाइड है, क्वालिटी एकदम कंट्रोल सही तरीका से चल रहा है, न ज़्यादा पैसा लग रहा है न कम पैसा लग रहा है, तो उसको हम लोग ऑप्टिमल पॉइंट बोलते हैं। तो ऑप्टिमल कॉस्ट क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल कॉस्ट है तो एक पॉइंट है उसको OQL ऑप्टिमल क्वालिटी लेवल बोलते हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन मतलब यही था कि द प्रिवेंटिव कॉस्ट इंक्रीजेज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी एंड मे बी significant proportion of the total quality cost, right। रीजन क्या है, कॉस्ट एसोसिएट विद द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर नॉट इंक्लूडेड द प्रिवेंटिव कॉस्ट। ट्रेनिंग और जो एजुकेशन में होता है वो प्रिवेंटिव कॉस्ट में होता ही होता है, ठीक है। तो ये से बोल रहा है कि नॉट इंक्लूडेड, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। बट असर्शन इज ट्रू क्योंकि द प्रिवेंटिव कॉस्ट इंक्रीजेज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी। जैसे क्वालिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे तो प्रिवेंटिव कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, क्वालिटी हमारा बढ़ेगा, प्रिवेंटिव कॉस्ट में कन्फर्मेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, यही तो प्रिवेंटिव कॉस्ट है। तो यही बोलता ऑप्शन मेरा सी इज करेक्ट चॉइस, ठीक है। उसके बाद है जो हम लोग क्वालिटी गुरुज के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। क्वालिटीज गुरुज, जो बहुत सारे गुरुज हुए ना उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे नाम जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देते हैं, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट गुरु क्या होता है, ए गुरु इज डिफाइंड इन इज ए गुड पर्सन, वाइज पर्सन और ए टीचर। इसको हम गुरु बोलते हैं। एक वाइज पर्सन को बोलते हैं, एक गुड पर्सन को बोलते हैं, एक वाइज पर्सन को बोलते हैं एंड ए टीचर को बोलते हैं, तो उसको गुरु बोल सकते हैं। एक क्वालिटी गुरु शुड हैव ऑल दिस थ्री जो है, प्लस हैव कॉन्सेप्ट एंड approach towards quality within a business that has made major and a lasting impact। मतलब ये तीन तो होना ही चाहिए, प्लस और भी उसके अप्रोचेस होना चाहिए, राइट। जैसे डॉक्टर W एडवर्ड डेमिंग, फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। जो क्वालिटी कंट्रोल को स्टार्ट किए थे वो तो कौन थे, डॉक्टर W एडवर्ड डेमिंग, USA के थे। फादर ऑफ जापानी पोस्ट, राइट। मतलब जो फादर ऑफ जापानीज पोस्ट वार इंडस्ट्रियल रिवाइवल के हमारे फादर थे, ठीक है। तो क्वालिटी इज एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका स्टेटमेंट था, क्वालिटी इज एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंट्रीब्यूशन जो इनका रहा है डेनिम साइकिल में रहा है, PDCA प्लान, इसका क्या होगा, प्लान डू चेक एक्ट। PDSA प्लान डू स्टडी एक्ट, ये डेमिंग साहब का है, ठीक है। तो डेमिंग में डी आता है तो डू कर रहे हैं, प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू स्टडी चेक एक्ट, राइट। पहले प्लान कीजिए, फिर उसको कीजिए, फिर उसको चेक कीजिए, फिर उसको एक्ट कीजिए। PhD क्या आता है, प्लान कीजिए, उसको फिर डू कीजिए, फिर उसके बाद स्टडी कीजिए, फिर उसके बाद एक्ट कीजिए, राइट। दोनों सेम चीज़ है, बट हमको सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना है ना। 14 पॉइंट्स ऑफ मैनेजमेंट, इनका जो कंट्रीब्यूशन है 14 पॉइंट्स ऑफ मैनेजमेंट, 7 डेडली डिजीज, डेमिंग्स सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज, 4th पॉइंट है, ठीक है, 4th कंट्रीब्यूशन। एंड आफ्टर दैट डेमिंग साइकिल क्या है, जो पहला था डेमिंग साइकिल, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। डेमिंग साइकिल क्या है कि मॉडल और फ्रेमवर्क ऑफ प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, जो इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है, तो उसमें PDCA ओरिजिनली गिवन बाय वॉल्टर शेवहार्ट के द्वारा दिया गया था PDCA। तो PDCA क्या करता था, प्लान करो, डू करो, चेक करो एंड एक्ट करो, ये तुम्हारा शेवहार्ट के द्वारा दिया हुआ था। लेटर अडॉप्टेड बाय डेमिंग उसको अडॉप्ट कर लिया। देखो यह फर्स्ट प्रोसेस प्लान किया, डू किया, चेक किया, एक्ट किया, तो ये तुम्हारा साइकिल है, डेमिंग साइकिल इसको बोलते हैं। प्लान व्हाट इज नीडेड, हम प्लान में क्या करें, क्या हमको ज़रूरत है। डू
उस चीज़ को करो, चेक द रिजल्ट, उस रिजल्ट को चेक करते हैं। एक्ट टू क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट, ठीक है, मतलब उसको फिर उसको यूज करो, इम्प्लीमेंट करो उस चीज़ को जो आपने प्लान बनाया, राइट। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ये कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट वाला चीज़ है। नाउ अब क्या है, प्लान, डू अ स्टडी एंड एक्ट, सेम टू सेम उसी के जैसा है, बस यहाँ पे स्टडी हो गया है PDA से, और 2 3 सारा चीज़ वही है, बस डेमिंग सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज, ये है बस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मेन चीज़ याद रखो, सब कितना है याद रखेगा, ठीक है। नॉलेज ऑफ सिस्टम, डेमिंग सिस्टम प्रोफाउंड नॉलेजेस 4, राइट। तो 4 नॉलेजेस कौन कौन सा है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नॉलेज ऑफ सिस्टम एंड थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर नॉलेज ऑफ सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए और उसके ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कितना प्रोडक्ट, कितना वो हमारे लिए फ्रूटफुल है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज need to understand what is the total system and also need to understand optimization of total system, not only to optimization of individual subsystem, right. Total system consists employee, customer, shareholder, environment, process etc, ये सारा चीज़ को हम लोग देखेंगे और उसका ऑप्टिमल मेथड, तो उसका ऑप्टिमाइजेशन उसका पता होना चाहिए हमें। नाउ नॉलेज ऑफ थ्योरी ऑफ वेरिएशन, सेकंड क्या था, नॉलेज ऑफ थ्योरी ऑफ वेरिएशन। पहला अपना नॉलेज कौन सा है, नॉलेज ऑफ सिस्टम एंड थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा नॉलेज ऑफ थ्योरी ऑफ वेरिएशन, तो कॉजेस ऑफ वेरिएशन इन एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस है उसमें क्या मेन रूट कॉज है, ठीक है, उसको हमको पता होना चाहिए। तो स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन, कॉमन कॉज ऑफ वेरिएशन, राइट। तो स्पेशल में एक्सटर्नल टू द सिस्टम, स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन एक्सटर्नल टू द सिस्टम होता है, एंड कॉमन कॉज इंटरनल ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के अंदर ही वो रहता है। थर्ड था एक्सपोजर टू द थ्योरी ऑफ नॉलेज, एनी डिसीजन और प्रिडिक्शन मस्ट बी बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग थ्योरी knowledge by itself, okay. It is not to evidence to take decision or a prediction, it must be based on the analysis of data or actual fact। एक्चुअली ना ये थ्योरी टाइप का है, तो थोड़ा सा रीडिंग मार दो, रीडिंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला बात है नहीं, हिस्ट्री बेसिस है। नंबर 4, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, मैनेजमेंट मस्ट हैव ए नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ पीपल, ऑल्सो इंट्रैक्शन ऑफ पीपल विद दियर वर्क इन्वायरमेंट। तो नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी होना चाहिए, आदमी का बिहेवियर को जान सके और उसके साथ इंटरेक्ट कैसे करें, इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करें, उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे लोग रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट में किस तरह से इंटरेक्ट करें, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प टू नो दैट कैन मोटिवेट पीपल, व्हाट कैन इट, मतलब जो वाट है ना, इट ऑल्सो हेल्प्स टू नो व्हाट कैन मोटिवेट पीपल, मतलब एक जो मैनेजर है जो भी है उससे पता होना चाहिए कि लोगों को कौन सा चीज़ मोटिवेट कर सकता है। चलो सेकंड गुरु के पास चलते हैं, जिसका नाम था जोसेफ एम जूरन, ठीक है, जे। तो ये क्या हुआ, जे क्वालिटी डज नॉट हैपन बाई एक्सीडेंट, क्वालिटी एक्सीडेंट से नहीं पता लगता है, ठीक है। तो इनको कैसे याद रखेंगे, एक्सीडेंट वाला जो बात बोले हैं वो जे चाचा बोले हैं, मतलब जोसेफ एम जूरन, जे, राइट। कुछ अपना शॉर्ट ट्रिक्स बना लो। कंट्रीब्यूशन, क्वालिटी ट्रायोलॉजी में इनका है कंट्रीब्यूशन, जूरन ट्रायोलॉजी में इनका कंट्रीब्यूशन है। तो क्वालिटी ट्रायोलॉजी की बात करते हैं तो क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये 3 चीज़ है, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, राइट। फिर इसके बाद है जो इनके बाद है वो है फिलिपिन, अच्छा यहाँ पे COP हमारा छूट गया ना, ये COP क्यों होता है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, इसमें इसको भी देने में इनका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। नाउ उनके बाद हमारा फिलिप्स है, फिलिप क्रॉसबाय, ठीक है। फिलिप क्रॉसबाय क्या है कि द फन अंकल ऑफ क्वालिटी रेवोल्यूशन, इनको फन अंकल बोला जाता है, ठीक है, फन अंकल ऑफ क्वालिटी रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन नहीं, इसके बाद वाला क्वेश्चन पूछा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन, जीरो डिफेक्ट क्वालिटी इज़ फ्री, इनका बोलना है कि कंट्रीब्यूशन इनका जो है जीरो डिफेक्ट है, क्वालिटी इज़ फ्री, बुक राइटर बुक लिखेंगे, एंड कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का कॉस्ट। फिर आर्मांड वैलिन फॉर्न वॉम, ठीक है, ये इन्होंने क्या लिखा है,
एन अमेरिकन क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट एंड ए बिजनेसमैन। अच्छा, इनका जो रेपुटेशन था एज एन अमेरिकन क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट एंड ए बिजनेसमैन, राइट। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो पढ़ेंगे आगे हम लोग। फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन थे, क्या इनका नाम है, जेनिची तागुची, जापान के थे। इनको कंट्रीब्यूशन था रोबस्ट डिजाइन में, तागुची लॉस फंक्शन में। फिर गौरव इशिबाका, ठीक है, ये जापान के हैं, फादर ऑफ क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी सर्कल के फादर हैं इशिबाका, ठीक है। अब जॉन से शॉर्टकट से तुमको नाम याद रखना, याद रखो। क्वालिटी सर्कल की क्वालिटी सर्कल का कंट्रीब्यूशन था इनके द्वारा। इट इज़ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ सेम वर्क एरिया, ठीक है, डूइंग सिमिलर टाइप ऑफ जॉब। क्वालिटी सर्कल के बहुत वही बोल रहा है जो कि सेम ग्रुप है, सेम वर्क एरिया का लोग का ग्रुपिंग है, उसको क्वालिटी सर्कल बोलते हैं। फिर हु वॉलेंटली मीट एंड डिस्कस द वे ऑफ इम्प्रूविंग प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। तो क्या सेम क्वालिटी का बंदा रहेगा तो क्या करेगा, वो डिस्कस करेगा कि किस तरह से हम प्रोडक्ट को सही कर सकते हैं। क्वालिटी सर्कल इज इट सेल्फ डेवलप्ड एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट क्रॉस ए रूट लेवल एम्प्लॉय, राइट। इट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टेक्निक, कंट्रीब्यूशन क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। ये भी हम लोग नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक, okay, yes, I got next chapter, that is quality control tools, ठीक है। there are 7 quality control tools, that is histogram, flow chart, Pareto chart। ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, कौन कौन सा टूल्स हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए। तो हिस्टोग्राम, फ्लो चार्ट, पेरेटो चार्ट, चेक शीट, स्कैटर डायग्राम, फिशबोन डायग्राम एंड कंट्रोल चार्ट, राइट, ये हो गया। अब हिस्टोग्राम की बात करते हैं तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय हिस्टोग्राम, ए ग्राफ दैट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इन द ग्राफिकल फॉर्म। इट इज यूज टू डिटरमाइन द स्प्रेड एंड वेरिएशन ऑफ डेटा पॉइंट ऑफ ए ग्राफिकल फॉर्म, ठीक है। जैसे वोल्ट है तो वोल्ट में क्या है, इस तरह का वेरिएशन हमारा डेटा है, राइट। इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, फ्रीक्वेंसी और इंटरवल, जो इंटरवल है उसके फॉर्म में हम लोग लिखे हैं 2 + -0.03 इंटरवल के फॉर्म में। तो ये तुम्हारा अपर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया, ठीक है। नाउ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट कहते हैं डायग्राम दैट uses some graphical symbol of data, the nature and the flow of stage in the given process chart। सैम्बल्स क्या है, ऑपरेशंस के लिए सर्कल यूज करते हैं, इंस्पेक्शंस के लिए रेक्टेंगल है, डिसीजन के लिए रोम्बस टाइप का है कुछ, स्टोरेज के लिए ट्रायंगल है, एरो ट्रांसपोर्टेशन है, इस तरह का सैम्बल डिले के लिए डी स्पॉट जस्ट लाइक डी एंड ये फ्लो लाइन है, और ये आपका पैरेललोग्राम है इनपुट और आउटपुट के लिए। फिर हेक्सा क्या बोलते हैं, फिर ये इस तरह का 1 2 3 4 4 4 8 ऑक्टागोन है जो स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए है। पेरेटो चार्ट की बात करते हैं, 80-20 लॉ और ABC एनालिसिस की बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, जो कि इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे सिंपली ABC मीन्स होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल and classification of inventory in ABC class on the basis of usage value or inventory value, cost, quantity। actually देखो inventory value I don't as a electrical guys we have not much idea, but mechanical वालों को शायद ये पढ़ना होता है, ठीक है, तो वो लोग अच्छे से हो, तो मैकेनिकल वाले हो तो उनसे समझ लेना। तो बस ये है कि यहाँ पे जो अपना ग्राफ है इन्वेंट्री, तो यहाँ पे ग्राफ हम लोग देख रहे हैं। Why this graph, you can see 20% of inventory uses 80% value, ठीक है, uses value 80% है, 50% 95% 100% 100%, ये इन्वेंट्री यूजेस है, इसका ग्राफ है। तो पेयर टू चार्ट क्या बोलते हैं, विल्फ्रेडो पेरेटो इटालियन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि 80% ऑफ द वेल्थ आर परस्यूड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन, नोन एज 80-20 लॉ। 80% वेल्थ है जो 20% पॉपुलेशन के पास है, 80-20 लॉ इसी को बोलते हैं। एंड 80-20 लॉ अडॉप्टेड बाय जे गुरु, याद है ना। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय अप्रॉक्स 20% ऑफ द कॉज, मतलब 20% कॉज से ही हमारा 80% प्रॉब्लम जनरेट होता है।
तो इन्वेंट्री कंट्रोल की बात करेंगे तो इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे किस तरह से, विटल इसेंशियल डिजायरेबल क्रिटिकली, SDA स्केयर एंड डिफिकल्ट इजी अवेलेबिलिटी, स्कार्स है ना, स्कार्स डिफिकल्ट इजी अवेलेबिलिटी, FNST फास्ट नॉर्मल स्लो डेड कंजप्शन रेट। तो चेक शीट टैली शीट हमारा तीसरा क्या हो गया, चौथा जो पार्ट था वो क्या था, चेक शीट एंड टैली शीट। चेक शीट होगा चौथा पार्ट, देख लो चेक शीट पे आ गया, पेरियोडो चार्ट हो गया, उसके बाद चेक शीट पे आएगा। तो चेक शीट में बेसिकली क्या करेंगे कि इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रैक द डिफेक्ट्स को हम लोग ट्रैक करना चाहेंगे इसमें। तो ऑपरेटर ए और बी है, तो मॉर्निंग में क्या हुआ, जो ये क्रॉस है ना, जो नंबर ऑफ टाइम्स द सुपरवाइजर कॉल्ड पर डे, देखभाल के लिए सुपरवाइजर को बुलाया जाता है। तो मॉर्निंग में एक मशीन 1 है, मशीन 2 है, तो यहाँ पे भी इसको एक बार मॉर्निंग में जरूरत है, इवनिंग में 2 बार मशीन 1 को है और इसे 5 बार है। ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी, मॉर्निंग में इसको 1 बार ज़रूरत है और इसको 2 बार ज़रूरत है, और इवनिंग में 2 है, इसको मॉर्निंग में देख ही रहा कितना सारा ज़रूरत है। तो इससे कंक्लूजन क्या था, इन द मॉर्निंग बोथ ऑपरेटर एंड बोथ मशीन सीम्स टू वर्किंग गुड, however in the evening both operators having fault and on machine there is machine 2 there is more fault, right। तो यहाँ पे यहीं से देखने से पता रहा कि जो मॉर्निंग में है दोनों ऑपरेटर बहुत अच्छा काम कर रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे इस वेल एज मशीन भी। बट इवनिंग की बात करते हैं तो फॉल्ट हमारा मशीन 2 पे इंक्रीज बहुत ज़्यादा ही हो जा रहा है, मशीन 2 पे तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है शाम में, और ऑपरेटर बी के साथ और ये ऑपरेटर ए के साथ भी शाम में हो रहा है, बट ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो बोलेंगे अगर गुड स्किल कौन है, तो गुड स्किल्ड हम बोलेंगे इसको बोलेंगे, इसके पास कुछ प्रेशर है, ऑपरेटर बी के पास कुछ घरेलू घर का कुछ प्रेशर लेके आ रहा है ये, तो ये मशीन तो ये भी वर्क कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो बोल सकते हैं ये थोड़ा डिप्रेस टाइप का और ये नॉर्मल है। मशीन की बात करते हैं तो मशीन 1 इज़ बेटर देन मशीन 2, यू कैन सी देयर। तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे फॉल्ट किस में है। तो देयर मे बी सम ऑपरेटर फटिक इन्वॉल्व, मतलब थकान के कारण भी हो सकता है, शाम के टाइम हो सकता है ऑपरेटर थक जाता हो, ये भी हो सकता है, और मशीन भी गर्म हो जाता हो। देयर इज सम कंडीशन ऑन मशीन टू विच नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेट, राइट। फिर उसके बाद स्कैटर डायग्राम था, इट इज़ प्लॉटेड बिटवीन 2 वेरिएबल अगेंस्ट ईच अदर, इट इज़ यूज टू शो द कोरिलेशन बिटवीन दिस 2 वेरिएबल, राइट। तो दिस 2 वेरिएबल के बीच में हम लोग कोरिलेशंस को हम लोग बनाते हैं। तो उसमें माइलेज ऑफ कार है एंड यूज़ ऑफ कार है। तो जैसे जैसे अगर मान लिया माइलेज को कम करेंगे तो यूज ऑफ कार हमारा इंक्रीज होते चला जाएगा। हेयर यूज ऑफ कार मतलब क्या कि वेट को हम बढ़ा रहे हैं, टेंस लाइन गोइंग डाउन, वेट ऑफ कार इंक्रीजेज, माइलेज ऑटोमेटिकली डिक्रीजेज, निगेटिव कोरिलेशंस बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखो टेंस लाइन गोइंग टू अपवर्ड, पॉजिटिव कोरिलेशंस बनेगा। तो पॉजिटिव कोरिलेशंस है बट राइट, अदर पॉसिबिलिटीज है क्या कि नो कोरिलेशंस, इस तरह से बनेगा। एंड कर्व लीनियर कोरिलेशंस इस तरह का बनेगा। फिर उसके बाद हमारा था फिश बोन डायग्राम, यहाँ पे आइए, यहाँ पे स्कैटर डायग्राम के बाद क्या है, फिश बोन डायग्राम, उसके बाद कंट्रोल चार्ट है। तो फिश बोन डायग्राम की बात हम लोग करने वाले हैं। तो फिश बोन डायग्राम में क्या बोलता है ना कि जैसे जस्ट लाइक ए फिश, ये हेड है, आउटपुट है मेरा, आउटपुट है जो मेरा मछली का फिश है, ठीक है, तो मछली का सर है, ये मछली का आँख बना देते हैं, ठीक है, ये मछली है, ठीक है, और ये हमारा ये मछली हमारी बन गई, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसको दिया था, इसी कावा डायग्राम इसको बोलते हैं, और कॉज इफेक्ट डायग्राम भी हम इसको बोलते हैं। तो इस फिश बोन डायग्राम से हम लोग ये देखेंगे, जो अपना जो ब्रांच है ना, ये हमारा कॉज देता है, और ये जो सब ब्रांच है ये हमारा रीजन देता है, और ये उसका इफेक्ट देता है हेड उसका इफेक्ट देता है कि क्या इफेक्ट उसका हुआ है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अपना टूल है कि हम डिफेक्ट को कैसे सर्च कर सकते हैं। तो ये कॉजेज है और यहाँ पे इफेक्ट है, तो हम लोग एक ही चीज़ को देखेंगे कि अच्छा ये कॉज है, उसके नीचे कौन सा रीजन है उसको चेक करेंगे, तो इस तरह से हमारा पता लगेगा, ठीक है। द रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम,
फिर कंट्रोल चार्ट की बात आती है। तो कंट्रोल चार्ट मेरा क्या कहता है कि ये जो अपना क्या अपर सी अपर लिमिट है, और ये कंट्रोल लिमिट है, सेंट्रल लिमिट है, और ये क्या है, लोअर लिमिट है। ठीक है, तो बोल रहा है ना कि अपना जो भी प्रोडक्ट है इसके बीच में होना चाहिए, कंट्रोल लिमिट के अंदर में होना चाहिए, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट और सेंट्रल लिमिट। ठीक है, तो इसके बीच में ही हमारा होना चाहिए। तो बट ये आउट ऑफ कंट्रोल है, तो ये डिवाइस से ऊपर चला गया। तो भाई सही हम देख रहे हैं, ग्राफ बनाया है, तो ये हमारा टाइम के रिस्पेक्ट टू कंट्रोल चार्ट वेरिएशन इज यूज टू स्टडी हाउ द प्रोसेस चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कंट्रोल चार्ट वेरिएशन कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम लोग कंट्रोल चार्ट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल नॉर्मल कर्व क्या होता है, नॉर्मल कर्व क्या होता है, ये बना दिया, ये ऐसा क्यों होता है, चलो गाइस देखते हैं, चलो यार ऐसा ही बता देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये अपना है जो एक्स एक्सिस हो, यार ये वाई एक्सिस बोल सकते हैं। जो म्यू है, जो सिमेट्री म्यू वाला जो लाइन है, वो क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इधर मान लिया एल सी है, लो कंट्रोल लिमिट है, अपर कंट्रोल लिमिट है। तो ये हो गया 1 सिग्मा, क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी में पढ़ाएं हुआ क्वेश्चन सब, म्यू माइनस 1 सिग्मा, म्यू प्लस 1 सिग्मा। ठीक है, 2 सिग्मा हो गया, म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा। इसके अंदर जो एरिया है वो 95.46% है, इसके अंदर जो एरिया है 68.26% है, राइट। तो 6 सिग्मा बाद में पढ़ेंगे, 3 सिग्मा है, म्यू माइनस 3 सिग्मा, और इसके अंदर जो एरिया है 97.73% है। तो ऑब्वियसली कंट्रोल चार्ट है जो हमारा क्या है, कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स, कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है, और ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल में एक्स चार्ट और आर चार्ट, ये सब नाम अभी जानते हैं, बाद में आएगा देखेंगे। कंट्रोल चार्ट्स में फॉर एट्रीब्यूट्स में देखेंगे क्या क्या है, पी चार्ट है और सी चार्ट है। तो कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल की में देखेंगे एक्स चार्ट माइनस एक्स बार माइनस सी चार्ट, मतलब ये मीन है। ठीक है, मीन चार्ट इसको बोलेंगे। और आर बार माइनस सी चार्ट है, उसको आगे देखेंगे, जिससे मान लिया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है एन, 1 2 3 एन है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए n इक्वल टू 5 लेते हैं, 2 4 3 5 नंबर 5 के लिए हमारा ये हो गया, तो मीन जो हमारा 2.8 हो गया। रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, रेंज है जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम 4 है, मिनिमम 2 है, तो रेंज 2 हो गया। अब एक्स मिनिमम फॉर सैंपल 1, x2 मिनिमम सैंपल फॉर 2, इस तरह से हमारा सैंपल है। तो x1 प्लस x2 इस तरह से n सैंपल है, तो n सैंपल लेंगे तो x मीन का मीन निकालेंगे, तो x डैश मीन डिवाइड बाई n, तो ये मीन का मीन है। तो कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगा, कंट्रोल लिमिट x डबल बार। ठीक है, और UCL की बात करते हैं तो इसके पास 3 सिग्मा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो अपना अपर लिमिट होगा म्यू, जो अपना निकला कंट्रोल लिमिट प्लस 3 सिग्मा, और कंट्रोल लिमिट माइनस 3 सिग्मा, राइट। यहाँ पे वही है लिखा हुआ। और यहाँ पे यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे सिग्मा ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, सिग्मा बाई अंडर रूट ऑफ एन। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। कंट्रोल लिमिट एक्स बार आ गया, अपर कंट्रोल एक्स बार प्लस 3 सिग्मा प्लस डिवाइड बाई अंडर रूट एन, LCL इक्वल टू माइनस, ये फार्मूला याद रखना, इंपॉर्टेंट फार्मूला। नाउ मूव टू क्वेश्चन। ए ड्रिल मशीन ऑफ 4 होल्स, ठीक है, 4 होल्स है, जिसका ये क्या है, 4 होल्स दिया हुआ है 0.5230 का, एंड प्रोसेस हमारा है, एंड प्रोसेस अंडर डिविएशन ऑफ 0.032, कैलकुलेट UCL LCL यूनिट फॉर मीन ऑफ द सैंपल ऑफ द होल। ठीक है, तो कंट्रोल लिमिट 0.5230, अपर कंट्रोल लिमिट हमारा क्या होगा 0.523 प्लस 3 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4, 4 है लिमिट मेरा, 4 होल्स है, तो अंडर रूट 4 ले लिया, तो ये तुम्हारा डेविएशन है 3 इक्वल टू इतना ले लिया। ठीक है, LCL की बात करते हैं तो सेम 3 हमारा फार्मूला क्या होता है, सिग्मा हो गया, अंडर रूट n हो गया, अंडर रूट n हो गया, तो ये हमारा हो गया CL UCL और LCL। CL तो दिया हुआ ही है, इसके क्रॉस हमारा है मीन बोल रहे हैं। नाउ आर चार्ट रेंज चार्ट क्या होता है, आर चार्ट की बात करते हैं तो R1 इक्वल टू रेंज फॉर सैंपल 1, R2 इक्वल टू रेंज फॉर सैंपल 2, R3 इक्वल टू रेंज फॉर
तो आर बार का मीन है जो हमारा हो गया R1 प्लस R2 प्लस Rn। तो कंट्रोल लिमिट जो हमारा हो गया R बार हो गया CL D इंटू आर बार और LCL इक्वल टू D3 इंटू आर बार। D for factor for R bar R chart for UCL and D3 is factor for R chart for LCL। यूज R chart टेबल। नोट R chart टेबल को हम लोग यूज करते हैं। नोट D3 एंड D4 आर बी कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन द सैंपल मीन्स दैट इज फॉर n लेस देन 7 D इक्वल टू 3। तो यहाँ पर सिग्मा ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें पूछता नहीं बट आ देता है कभी कभी। सिग्मा इक्वल टू R बार बाई D2। तो D2 फैक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंट्रोल लिमिट। तो हमारा ये हो गया। नाउ अब पी चार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो पी चार्ट क्या है? कंट्रोल चार्ट फॉर द फ्रैक्शन डिफेक्टिव की बात करेंगे। इट इज यूज्ड व्हेन द सैंपल साइज इज नॉट कांस्टेंट। सैंपल साइज मेरा कांस्टेंट नहीं है, जैसे सैंपल नंबर 1 2 3 5 n इतना सैंपल साइज n1 n2 सबका कांस्टेंट वहाँ पे n था, तो इसलिए हम लोग उसको यूज किया था। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स D1 D2 डिफेक्ट भी सेम नहीं है। तो फ्रैक्शन जो होगा P1 इक्वल D1 बाई n1, इस तरह से हम लोग मीन सबका निकाल लेंगे। मीन का जो मीन निकालेंगे P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई n। मीन का मीन निकालना है, दैट इज n का वार हो गया तो n का बार हो गया, तो ये हो गया कंट्रोल लिमिट CL P बार। जो डबल मीन होता है ना वही कंट्रोल लिमिट होता है। कंट्रोल लिमिट होता है UCL प्लस 3 सिग्मा माइनस सिग्मा, राइट। उसके बाद 6 सिग्मा इक्वल टू सिग्मा P क्या हो जाएगा? P बार माइनस 1 माइनस P बार। P बार इज व्हाट? P बार जो हमारा है, जो P1 जो हमारा मीन का मीन है वो P बार है। देखो मीन का मीन है वो P बार है, जो मीन का मीन है वो P बार है। और n बार जो है क्या है? n डिवाइडेड बाई n है। तो ये याद रखना, P बार हमने इस तरह से निकाले हैं और n बार है जो इस तरह से निकाले हैं। यहाँ पे जो हम डालेंगे P बार इंटू 1 माइनस P बार बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। P बार इज टू 1 माइनस P बार डिवाइडेड बाई n बार। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर रूट उस तरह का ही फॉलो करता है ना, अभी तो बोला था ऊपर। NP चार्ट, NP चार्ट नहीं लग रहा है देखने में कि NP चार्ट कंट्रोल फॉर नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, स्पेशल यूज ऑफ P चार्ट वेयर सैंपल साइज आर कांस्टेंट n1 इक्वल टू n2। यहाँ पे कांस्टेंट ले लिए हैं तो कंट्रोल n बार इक्वल टू n हो जाएगा। तो कंट्रोल L तो n बार इज समथिंग UCL n पर प्लस 3 इंटू सिग्मा और UCL 3 माइनस सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे हमारा ये फार्मूला हो जाता है, तो वही हो गया तुम्हारा। C चार्ट कंट्रोल चार्ट फॉर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। तो कंट्रोल चार्ट की बात करेंगे तो इट ट्रैक्स द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ कांस्टेंट साइज। तो फॉलो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है C चार्ट। तो मिशन इक्वल टू मीन इक्वल टू वेरियंस। तो C बार इक्वल टू सिग्मा C स्क्वायर, सिग्मा C इक्वल टू अंडर रूट C बार मीन ऑफ C। कंट्रोल लिमिट्स हमारा C बार से UCL इक्वल टू C बार प्लस 3C और UCL पेज में लिख के सब फार्मूला को एक बार रख लेना। वेरिएबल x बार डिवाइड बाई x बार और r। इस वेरिएबल में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन P एंड P बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और C पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे लिख भी दिया ना कि जो हमारा x बार और r जहाँ रेंज और मीनिंग जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, और P और NP वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, और C है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। सिग्मा x का है जो सिग्मा बाई सिग्मा n, सिग्मा P है जो P इंटू 1 माइनस P ऑफ n बाई n बार और 3 सिग्मा। बाकी से कंट्रोल लिमिट हम इसी से निकाल लेंगे। यू कैन नॉट टेल योर फेल्यूर डिफाइन यू लेट योर फेल्यूर टीच यू। ये बोले थे ब्राक मामा। एक्चुअली ये है कुछ नहीं, ये एक्सटर्नल बट मोटिवेशन के लिए सही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 2 चैप्टर और ख़त्म हो गया। तो मैंने 1 2 3 4 चैप्टर को जो इंट्रोडक्टरी क्लास में जो फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी जो फर्स्ट था स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी का, उसमें हमने जो मेंटेनेंस पढ़े थे, उसके बाद सैम्पलिंग पढ़े थे, उसके बाद क्वालिटी पढ़े और अभी क्वालिटी एंड कंट्रोल टूल्स ख़त्म हो गया। अब इसके बाद है जो प्रोसेस कंट्रोल कैपेबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी इन सर्विस सेक्टर्स 6 सिग्मा एंड TQM। कल इतना को कवर करूँगा, बट मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्राइबर पता नहीं लोग क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं। व्यू आते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद मी, ओके। सो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।